दोस्तों, चीन के एक बेहद अहम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना यानी BRI में शामिल होकर अब इटली भी पछता रहा है। इसको लेकर अब इटली के रक्षा मंत्री और यहां तक कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तक का बयान आया है कि उनको अब इस फैसले पर पछतावा हो रहा है कि वह चीन के इस प्रोजेक्ट में उनके साथ शामिल हुए। ऐसे में क्या है पूरी खबर, आखिर क्यों इटली को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है और आगे जाकर वह इसे लेकर क्या करने के बारे में सोच रहा है, इन बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में इटली के रक्षा मंत्री गोइदो क्रोसेटो ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 4 साल पहले चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल होना जल्दबाजी में लिया गया और तबाह करने वाला फैसला था। उन्होंने इसकी वजह भी बताई और कहा कि इस फैसले से देश के निर्यात को बढ़ावा नहीं मिला। गोइदो क्रोसेटो ने एक मशहूर अखबार के साथ बातचीत में कहा कि नए सिल्क रोड में शामिल होने से चीन का निर्यात इटली में कई गुना बढ़ा, लेकिन चीन में इटली के निर्यात पर इतना असर नहीं पड़ा। हालांकि हाल ही में चीन ने कहा था कि इस परियोजना के फायदेमंद नतीजे दोनों देशों को मिल रहे हैं, लेकिन इटली के विदेश मंत्री का कहना है कि अहम बात यह है कि चीन के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना इस योजना से कैसे पीछे हटा जाए। उन्होंने कहा, हाल ही के वक्त में चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा आक्रामक तेवर आजमा रहा है। ऐसे में इटली को बिना किसी विपरीत परिणाम के इस समझौते से बाहर निकलने के बारे में सोच विचार करना पड़ेगा। वहीं कुछ समय पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। तब जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था कि उनकी सरकार के पास BRI मुद्दे पर फैसला लेने के लिए दिसंबर तक का समय है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह जल्द ही चीन की यात्रा करेगी। चीन और इटली के बीच हुए समझौते की बात करें तो इटली की पिछली सरकार ने मार्च 2019 में चीन के साथ BRI प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया था और ऐसा करने वाला वह इकलौता विकसित पश्चिमी मुल्क था। तब अमेरिका, यूरोपीय संघ और पश्चिम के उनके दूसरे सहयोगियों ने इसके लिए इटली की आलोचना की थी। हालांकि इस साल मई महीने में इटली की नई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संकेत दिए कि इटली इस समझौते से बाहर निकलना चाहता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि चीन के साथ इस योजना से जुड़े हम G7 और यूरोपीय यूनियन में अकेले देश हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चीन के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए इस समझौते में रहना जरूरी है। बता दें कि यह समझौता 2024 मार्च में खत्म होकर ऑटो रिन्यू यानी अपने आप फिर से लागू हो जाएगा, बशर्ते दोनों पक्षों में से एक पक्ष दूसरे को कम से कम 3 महीने पहले इस बात की जानकारी दे कि वह इस समझौते को आगे लागू नहीं करना चाहता। मेलोनी अपने चुनावी अभियान से पहले कह चुकी है कि इटली G7 का इकलौता देश है जो इस परियोजना का हिस्सा है, और उन्होंने कहा था कि चीन को इटली या फिर यूरोप में विस्तार करने दिया जाए, वो ऐसा नहीं चाहती। यहां तक चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना की बात है तो यह एक ऐतिहासिक दौर के सिल्क रूट को फिर से बनाने की कल्पना पर आधारित है। इसके जरिए एशिया में मौजूद चीन को यूरोप और उसके अलावा दूसरे मुल्कों से जोड़ने की योजना है। साल 2023 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐतिहासिक व्यापार मार्ग को फिर से बनाने की कल्पना की और बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरुआत की, और चीन का यह वैश्विक निवेश प्रोजेक्ट शुरू होने के 1 दशक के भीतर अमेरिका और लैटिन अमेरिका तक फैल चुका है। इसके तहत चीन दुनिया भर में ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करता है जिनके जरिए सामान ले जाना संभव हो सके। यूरोपीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अनुसार चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना में अब तक 120 देश शामिल है। भारत के पड़ोसी श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीओके के मुद्दे पर हमेशा भारत के पार्लियामेंट में या फिर पब्लिक स्पीच में पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बात की जाती है, लेकिन लोग यह सोचते हैं कि भारत कब उठाएगा पीओके को वापस लेने के लिए कदम। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे अब यह माना जा रहा है कि भारत ने पीओके पर हमले का पहला कदम उठा लिया है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को पहली बार कश्मीर में भेज दिया है। भारतीय वायुसेना के पायलट्स कश्मीर में तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ना जाने कब इधर से उधर जाना पड़ जाए। जिस इलाके में तेजस को उड़ाया जा रहा है वह चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के चलते काफी संवेदनशील है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस पर तेजस विमान को तैनात कर दिया है।
तेजस लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। और कश्मीर में तेजस को ले जाना यह दिखाता है कि भविष्य में कुछ बड़े ऑपरेशन में इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय वायुसेना के पायलट जिस तेजस विमान को कश्मीर में उड़ा रहे हैं, इन तेजस विमानों पर आगे चलकर ब्रह्मोस के जनरेशन मिसाइलों को जोड़ दिया जाएगा। यानी कि पीओके के पास अब तेजस विमान भी पहुंच गए हैं और ब्रह्मोस मिसाइलें तो पहुंचने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना एक बड़ी तैयारी में लगी है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 83 और लड़ाकू विमान खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह सभी 83 तेजस विमान 1 से 2 सालों के बीच वायुसेना को मिल जाएंगे। ऐसे में तेजस की इस क्वाड्रेंट को कश्मीर ले जाना साफ बताता है कि भारतीय वायुसेना अब इस स्वदेशी हथियार को कश्मीर के इलाकों में तैनात करना चाहती है। हर इलाके में प्राइम कंडीशन अलग अलग होती है और इसी हिसाब से उसके ऑपरेशन के ढंग भी बदलते जाते हैं। रेगिस्तान में हमला करने का और बचाव करने का दूसरा तरीका होता है, लेकिन वही तरीका शायद पहाड़ों में कामयाब ना हो। और कश्मीर में इन क्वाड्रेंट को ले जाना यह बताता है कि भारतीय वायुसेना भविष्य में तेजस को कश्मीर पर तैनात करने का विचार कर रही है। 83 नए तेजस की डिलीवरी होने के बाद भारतीय वायुसेना में तेजस की गिनती और बढ़ जाएगी, जो कि सुखोई के बाद किसी भी फाइटर जेट की सबसे बड़ी तैनाती है। भविष्य में यानी कि अब से 10 साल बाद भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा तादाद तेजस एयरक्राफ्ट की होगी। इसलिए भारतीय वायुसेना का तेजस क्वाड्रेंट को कश्मीर ले जाना यदि बताता है कि भविष्य के ऑपरेशन जो कश्मीर में होंगे उसमें तेजस का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी भारतीय वायुसेना के पास एलसीए तेजस की केवल 2 स्क्वाड्रन हैं, जो दक्षिणी भारत के कोयम्बटूर में हैं। 2 स्क्वाड्रन का मतलब 40 फाइटर जेट। लेकिन भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को 83 नए तेजस मार्क 1 अल्फा बनाने के ऑर्डर दिए हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा में कई ऐसे सुधार हैं जो पिछले तेजस यानी कि इन 2 स्क्वाड्रन से बेहतर बनाया गया है और नए तेजस मार्क 2 की भी तैयारी चल रही है। तेजस मार्क 2 दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट के बराबर का होगा। इसकी ताकत, इसकी उड़ान, इसका लचीलापन और इसके हथियार सब दुनिया के जो बड़े बड़े फाइटर जेट हैं उनके बराबर के होंगे। और उसके बाद भारत का अगला कदम होगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका का, जो सच्चे दर्जे में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के बराबर होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है और कश्मीर में बड़े बड़े लड़ाकू विमान भेजे हैं, वहां पर भारत अब जिस विमान को तैनात करने वाला है, उन सब बातों से यह साफ लग रहा है कि भारत में अब पीओके पर हमला करने के लिए पहला कदम उठा लिया गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस पर क्या कदम उठाता है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।